मैं आपको बता रहा था यहाँ बालाजी के यहाँ की कहानी बीच में फ़ोन आ गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा बीच में वीडियो अटक गई। तो उसमें बता रहा था आपको, मैं यहाँ जैसे आता रहता हूँ साल 6 महीने 2-3 साल में आता हूँ। तो पहले तो हर 2-3 महीने साल 6 महीने में आता रहता था। तो यहाँ पे बता रहा था कि बहुत सी भीख मांगने वाली लेडीज इकट्ठी हो गई है। मतलब उनका ग्रुप है, पूरा गैंग है, पता नहीं राजस्थान में कहाँ से आई हुई है या उनका कोई ठेकेदार है। तो वो क्या करती है, तिलक लगाती है। पहले तो बेचारी कोई 1-2 तिलक लगाती है, 10-20 ले लेती है, 3 भी लगा देती है, जैसे माथे पे, दोनों गालों पे 30 हो गए। पर उसके बाद वो बेचारी भीख मांगने लग जाती है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 लड़कियाँ हैं। कई लेडीज़ तो यही रट पकड़ रखी है। कई लेडीज़ तो यही कहेंगे कि उसके 5-5 लड़कियाँ हैं, उनके लिए आटा चाहिए है, तेल चाहिए है, वे बरती है, उनके लिए भोजन फल फ्रूट चाहिए है। मतलब बहुत कुछ अलग अलग कहती रहेंगी। तो ऐसे वैसे तो मैंने देखा है, हमारे शहर में भी ऐसी बहुत सी लेडीज़ें हैं, राजस्थान से भी, यूपी से भी, पता नहीं बिहार से, एमपी से, बहुत जगह से आई हुई है। और बहुत से जैसे इन पूर्वी राज्यों से आई हुई है। तो भीख मांगती है वे। तो फिर उसके बाद वे बेचारी छोटे छोटे बच्चों को ले रही है गोद में, और इतनी धूप में पीछे, मतलब दुनिया पब्लिक के पीछे पड़ जाती है उनसे पैसे मांगने के लिए। और मुझे इतना तरस आ रहा है, इतना रोना आ रहा है उन पे कि छोटे छोटे बच्चों को 3-6 महीने 9 महीने 1 साल के बच्चों को लेके वो उनके पीछे दौड़ने लगती है। बेचारे के बच्चों की न गर्दन अभी टिक नहीं पाई, सीधी नहीं होती खड़ी, उनकी एक जगह टिकती नहीं है। उनको लेके बेचारी उनको उनके पीछे दौड़ती है। बेचारों को बच्चा है, कभी ऐसे होता है, कभी वैसे, ऐसे वैसे। और वहाँ बेचारी बरसात में भी वो ये काम करती है, सर्दी में भी ये काम करती है। मैंने उनको बोला भी, बहुतों को समझाया भी है, बहुत बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कमा के खाना चाहिए। कि मुझे बताओ तुम कितनी लेडीज हो, तुम्हारे पति, तुम्हारे सब जेंट्स को भेजो मेरे साथ, तुम्हारे बच्चों को ले चलो, तुम ले सभी चलो, मैं तुमको काम दिलवाता हूँ, कमरा रहना खाना सब कुछ दिलवाता हूँ, काम दिलवाता हूँ, कमा के खाओ। ये भीख से कब तक पेट भरोगी, कितने दिन चला लोगी? और तुम अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। इनको छोटे छोटों को लेके, इनको यहाँ हर तरह के मौसम में इनको लेके घूमती रहती हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे ज़िंदगी बर्बाद कर रही है उनकी। सरकार पता नहीं सपोर्ट नहीं करती होगी। पर उनको तो कब तक वो ऐसे भीख मांगेगी, कब तक उनके बच्चे ऐसे तड़पते रहेंगे? अगर वो अभी पढ़ाई की उम्र है तो अभी पढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेंगे, वरना उनकी तो है ही ज़िंदगी बर्बाद, आगे बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत तरस आया मुझे, क्योंकि बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, बचपन से ही देख रहा हूँ सब तरह के सिस्टम, ये भीख मांगने वालों को। पर पता नहीं सरकार क्यों नहीं इन पर पूरा बैन लगा के पर इनकी तरक्की करवाती, डेवलप करवाती। पर सरकार तो गरीबों को ही ख़त्म कर देती है, उनकी गरीबी नहीं ख़त्म करती। किसी की झोपड़ी तुड़वा रही है, किसी का कुछ खोस रही है, किसी को बर्बाद कर रही है, किसी को ईमानदारी से कमाने नहीं दे रही। उनको छोटा मोटा जो सामान बेच के बाज़ार लगा के कमाते हैं, उनको कमाने नहीं दे रही। तो अभी एक और घटना मैं बताता हूँ। अभी मैंने फ़ोन पे बात की थी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोचता हूँ कि बताऊँ, पर बहुत सी बातें मैं बताने नहीं पाता, कभी कभार बता देता हूँ। अभी मैंने एक वृंदावन की शादी से बात की। वृंदावन की शादी से मैंने जो बात की है, जैसे उसमें उसके 5-7 साल पहले की बात है। यमुना किनारे उसने एक 301 गज जगह ले रखी थी, उसमें रहती थी, किसी ने दान कर रखी थी, थोड़ी बहुत उसने ख़रीद रखी थी, उसमें उसने मकान बना रखा था। तो उसमें बेचारे की बिजली की सप्लाई नहीं थी, वो गर्मी में भी ऐसी ही रहती थी। और उससे बिजली का मीटर लगाने के लिए वहाँ के मथुरा के बिजली विभाग के कर्मचारी 2-3 लाख 3-4-5 लाख ऐसे रुपये मांगते थे। तो मैंने बहुत सी मेहनत के बाद वहाँ उसका मीटर लगवाया वहाँ पे, क्योंकि वे कहते थे ट्रांसफार्मर नहीं है, वहाँ से तार लानी पड़ेगी, या ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा। पर वो कहती थी कि हमारे बराबर वालों तक बिजली आई हुई है, आप यहाँ से कर दो। मतलब मैंने भी उसको सलाह दी थी कि यहाँ से करवा लो। तो बहुत मेहनत के बाद उसका बेचारी का वो मीटर लगवाया था मैंने। फिर मैं उसके बाद घर गया, तो कुछ महीने बाद पता चला कि उसकी ज़मीन पे उस बराबर में एक बाबा रहता था, उसने कब्जा कर लिया।
उसने तो निकाल दिया, वो बेचारी की तब भी रन माटी हो गई। फिर वो अपने कलकत्ता चली गई, कलकत्ता में सिलीगुड़ी से थी। फिर उसके बाद फिर से बेचारी ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाया, फिर से कोई थोड़ी बहुत ज़मीन ली दान दून में, फिर उसने खुद खरीदी। उसने वो जब पहले यमुना किनारे रहती थी तब भी उसने 2-3 लाख रुपए लगा के बेचारी ने एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई ऐसे बहुत कुछ बना रखा था, नलका लगा रखा था, बहुत अच्छी वहाँ बागवानी पार्क सा बना रखा था, बहुत सुंदर बना रखे थे। वो सब छीन गया। फिर से उसने कहीं से थोड़ी बहुत फिर से दान में लेके या थोड़ी फिर से ख़रीद के फिर से उसने वहाँ कमरा बनाया, वो रहती थी। मैं दोबारा उसके वहाँ गया। अब मैंने आज उससे बात की तो मैं गया था जन्माष्टमी वाले दिन, उससे मिलना चाहता था वृंदावन, तो मैं पर किसी के साथ मीटिंग थी तो उसके साथ ज़्यादा टाइम लग गया। उसको वहाँ भी एक शादी से बात हुई थी, तो उसकी बहुत बातें वैसे बताने पे आऊँ तो बहुत साल से मैं उसको भी देख रहा हूँ। और उसके सामने एक आश्रम है जो करोड़ों रुपए तो कमा ही चुके हैं, क्या पता अरबों रुपए कमा चुके हो। तो उनकी बहुत बातें, क्योंकि यार करोड़ों रुपए जो कमा चुके हैं, झूठ बोल के दुनिया से कमा रहे हैं। 30-30 लाख रुपए एक कथा के ले रहे हैं, तो बहुत फ्रॉड काम चल रहा है। तो उसके बाद जैसे फिर अब मैंने उसे शादी से बात की तो कह रही है बेचारी का उस मकान को पीछे से पुलिस वाले घेर गए। वहाँ 25 मकान उन्होंने सरकार ने घेरने थे। तो अब वो बेचारी कलकत्ता गई हुई थी, तो वो अब जो नहीं था मकान में उनके पुलिस वाले घेर गए मकान। और उस बेचारे का जितना सामान था वो सारा टूट फूट गया। और बेचारी उसमें सिलाई करती थी, वो बैग सीलती थी। उसकी एक माँ रहती है, वो बेचारी विधवा है, वो साध्वी। और वो बेचारी के साथ एक बुढ़ी उसकी माँ रहती है, वो बीमार रहती है। वो बेचारी उसका भी इलाज करवाती है, वो बैग सीलती है, उनको बाज़ारों में बेचती है। मतलब वो तो जैसे उसको थोक वालों से ले आती है सीलने के लिए, और सील के उन्हीं को दे देती है। 80 रुपये मेरे हिसाब से उसके बन जाते हैं, कभी कभी 100-120 भी बन जाते होंगे, ज़्यादा सील देती है। तो उससे वो इलाज करवाती है, अपनी माँ का भी और ख़र्चा भी, अपना खर्चा चलाती है। कुछ उसको दान में मिल जाता है जैसे राशन। तो बेचारी वो घर पे गई हुई थी, घर खाली था। उसने सरकार ने क्या रखता है, यहाँ 25 मकान तोड़ेंगे। तो जो मकान में नहीं थे उनके तोड़ गए, वो बेचारी का भी तोड़ गए। तो उसमें उसकी सिलाई मशीन थी, वो भी बेचारी की सारी टूट गई। अब मैंने उससे पूछा तो वो बोली कि मेरा तो मकान सरकार तोड़ गया। वो बेचारी फिर से किसी आश्रम में रहती है। और बेचारी, मैंने बोला था कि अब सिलाई नहीं करती, आप पहले बैग सिलती थी। वो बोली नहीं, वो तो सरकार उन पुलिस वालों ने मकान तोड़ा तो उसमें उसकी सिलाई मशीन भी टूट गई है, वो बेचारी क्या करे। फिर अब मैंने उसको बताया, समझाया, बहुत तरह की बातें बताई है कि चलो ठीक है तुम छोड़ो अब वहाँ से। अब वो बेचारी पूछ रही थी काम, और मैं भी उसको काम बताना चाहता था। मैंने उसको बताया कि तुम्हें मैं यहाँ दिल्ली NCR की तरफ लगवा देता हूँ, कुछ पैकिंग में लगवा देता हूँ, या तुम्हें सिलाई का एक्सपीरियंस सिलाई में लगवा देता हूँ। स्टार्टिंग में 12 घंटे का 18,000 रुपये मिल जाएंगे, बाद में 20, 25, 30 तक भी हो जाएंगे। तो तुम अपना यहाँ से पैसे कमा के फिर चले जाना वृंदावन। फिर वहाँ से अपना ज़मीन खरीद के मकान बना लेना, फिर वहाँ रह लेना। क्योंकि वो वृंदावन कई साल से, वो बहुत सालों से रहती है वहाँ, तो वो वृंदावन छोड़ना नहीं चाहती। तो अब वो बेचारी राजी हुई है छोड़ने के लिए कि वो अब छोड़ेगी क्या। वो बेचारी वो यहाँ से पैसे कमा के ले जाएगी मेहनत करके, और उसके बाद फिर वो वहीं रहना चाहती है। तो अपना खुद का फिर से सब कुछ खरीद के बना लेगी, रह लेगी। उस बेचारी को बोला है। तो बातें तो बहुत ज़्यादा है बताने के लिए कि क्या क्या झेल रही है गरीब पब्लिक। सरकार उनको जीने नहीं देती, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करने देती कि इनका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। सरकार बस अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करती है। हे मेरे भगवान, करिए सबका कल्याण। हे राम।